जुडिशियरी में जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, उसमें आपने जुडिशियरी में काफ़ी इम्पोर्टेंट जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम हाई कोर्ट पे भी चलेंगे, लेकिन यहीं से हम हाई कोर्ट को जोड़ते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंने कहा था अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस वगैरह, इसके बारे में फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन आज बात कर लेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ये कैसे होता है। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी हालांकि हम पूरे कहानी में नहीं चलेंगे, लेकिन बड़ा इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं हुआ है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट होने में काफी समय लगा है। ये जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट जजेस का, तो इनको अपॉइंटमेंट करते कौन है? आखिर इनका अपॉइंटमेंट कहता है आर्टिकल 124। आर्टिकल नंबर हम बता चुके हैं आपको कहां पे क्या है। आर्टिकल 124 कहता है कि ये जो जजेस होंगे ये किसके द्वारा अपॉइंटेड होंगे? कहा अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होंगे। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन सिर्फ अकेले प्रेसिडेंट नहीं, प्लस शब्द जुट गया इन कंसल्टेशन विथ। इन कंसल्टेशन विथ किसके साथ? कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई जो भी होंगे उनसे कंसल्ट कर लेंगे। अब सवाल उठा कि ये जो सीजेआई हैं इनका अकेला ओपिनियन होगा, सोल ओपिनियन जिसको कहते हैं, चलेगा, या फिर सीजेआई का मतलब कुछ अलग से कमिटी होनी चाहिए? कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब आप चीफ जस्टिस से कंसल्ट कर रहे हैं, एक अकेले आदमी से कंसल्ट करें, या कोई कमिटी होना चाहिए? कहा ये कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं होगा, सोल ओपिनियन होगा चीफ जस्टिस का। सोल ओपिनियन ऑफ सीजेआई इज, कहते हैं इज not constitute consultation with CJI का नहीं, सिर्फ ये नहीं होगा कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नहीं, ये सिर्फ नहीं होगा। कहा तो होगा क्या? कहा देखो, होगा मतलब ये होगा कंसल्टेशन विथ सीजेआई का मतलब ये नहीं माना गया। कहा सीजेआई का मतलब होगा कि जो सीजेआई हैं इट मींस, इसका मतलब होगा जो कॉलेजियम बनता है यहीं से बनता है। कॉलेजियम बाय प्रैक्टिस बना है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया है 1998 तक। तो खुद सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल देते थे वही मान्य होता था। उसके बाद कहा नहीं नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक आदमी दिमाग घूम गया इनका, तो इनकी बात पे ही पूरा देश नहीं डुबा देंगे। कहा इट मींस, इसका मतलब क्या होगा? कहा कि जो सीजेआई हैं उनका ओपिनियन का मतलब होगा सीजेआई विल कंसल्ट। किससे कंसल्ट करेंगे? कहा विद कंसल्ट कॉलेजियम, कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेज, 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज को। मतलब ये जो कॉलेजियम का कंसेप्ट आया ये यहीं से निकल के आया। आखिर एक तो होंगे इस कॉलेजियम में, जो ये मैं कॉलेजियम कह रहा हूं 4 सीनियर मोस्ट जजेज का, इसके लिए आया एक तो होंगे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई हो गए, चलिए, प्लस 4 कौन हो गए? सीनियर मोस्ट जजेज, जो सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। यही बन रहा है ना कॉलेजियम, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें कहा, ध्यान रखिएगा, इसमें शामिल होने चाहिए इंक्लूडिंग
कौन से? तो जो नेक्स्ट सीजेआई बनने वाले हैं, नेक्स्ट, लेकिन क्या पता जिंदा रहे ना रहे, इसलिए बोलिए प्रोबेबल, नेक्स्ट प्रोबेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जिनका देखिए चीफ जस्टिस कौन बनते हैं? जजेज में से ही जो सीनियर मोस्ट होते हैं वही चीफ जस्टिस बनते हैं, ये बाय ट्रेडिशन है, जो सीनियर होंगे वो बनेंगे। तो कहा कि नेक्स्ट प्रोबेबल मतलब जो सीनियर मोस्ट जजेज आ रहे उसमें नेक्स्ट प्रोबेबल सीजे आने चाहिए। कहा इसमें अगर मान लीजिए नेक्स्ट सीजेआई नहीं आ पा रहा है, ठीक है, कहा एक ये कंडीशनल बातें हैं इसमें, क्या है? कंडीशन है। मैं देखिए इसमें लिख देता हूं कंडीशन। कंडीशन क्या है कि इफ नेक्स्ट प्रोबेबल सीजेआई, नेक्स्ट प्रोबेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट, मान लीजिए नहीं आ पाते हैं, डज नॉट कम विद इन 4 सीनियर मोस्ट जजेज, विद इन 4, कभी कभी होता है ना सीनियर मोस्ट जजेज, क्योंकि अभी जो चीफ जस्टिस है मान लीजिए सपोज करिए उनका 3 साल टेन्योर है, अब 4 सीनियर मोस्ट उनसे जूनियर वाले हैं, सब उसी के समय रिटायर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोबेबल सीजेआई जो होंगे वो होंगे जिनका 3 साल के बाद तक का टेन्योर रहने वाला होगा, वही रहेंगे, वही बनेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कहते हैं कि अगर नहीं है तो जो प्रोबेबल सीजेआई होंगे +1 कर लीजिए, वो कौन होंगे? तो नेक्स्ट प्रोबेबल सीजेआई अगर नहीं आते हैं तब उसमें से आप एक आदमी बढ़ा लीजिए और वो क्या क्या आ जाएंगे? नेक्स्ट प्रोबेबल सीजेआई कौन है? या अगर नहीं आ पा रहे तो भी अब +1 एक सीनियर मोस्ट जजेज को आप रख लीजिए, ठीक है। तब भी अगर उसमें भी नहीं आ पाया, ऐसा सिचुएशन है, तब भी आपको एक जजेज आपको बढ़ा लेने पड़ेंगे। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, प्रिफरेबली कौन होगा? प्रिफरेबली नेक्स्ट प्रोबेबल सीजेआई, जो आगे बनने वाला है नेक्स्ट प्रोबेबल सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर नहीं आ पा रहा है तो, अगर तब भी नहीं आया तो इससे ज्यादा कॉलेजियम बड़ा नहीं करना। ये नहीं कि नेक्स्ट प्रोबेबल सीजेआई को लेने के लिए 25 तक जाने, ऐसा नहीं करने, ठीक है। ये कंडीशन है। इसमें देखिए इनका जो कॉलेजियम का रिकमेंडेशन होता है, इस रिकमेंडेशन को लेके कई तरह के देखते हैं सरकार के साथ विवाद चलते रहते हैं। इनका जो रिकमेंडेशन होता है बड़ा परफेक्ट होता है। रिकमेंडेशन, इनकी आलोचनाएं भी हैं कि कुछ ही स्पेसिफिक घरों से और जज के बेटे ही जज बनते जा रहे हैं, स्पेसिफिक घराने से लोग बनते जा रहे हैं जज, इस तरह का आलोचना है। बट आप इनका देखेंगे ये ब्रेन पावर काम करते हैं। कहते हैं कि अगर जो ये कॉलेजियम है, ठीक है, कॉलेजियम में जो ये आपको दिख रहे हैं, इसमें से एटलीस्ट 2 जजेज भी अगर कह देते हैं कि नहीं जी हम एग्री नहीं है रिकमेंडेशन से, तो ये रिकमेंडेशन नहीं करते। इनका ये बड़ा ईमानदारी है कि कह दीजिए ना कि इवन इफ, ठीक है, 2 जजेज क्या, इवन इफ 2 जजेज गिव एडवर्स ओपिनियन कि भाई इसको नहीं करना चाहिए, एडवर्स ओपिनियन, तो रिकमेंडेशन इज नॉट मेड, रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है, रिकमेंडेशन इज नॉट मेड। मतलब आप समझ रहे हैं, ये अपने आप में MAD मेड है। मतलब देखिए अगर एक जज, मान लीजिए कितने हैं, 4 + 1 5 तो हैं ही CJI को लगा करके, 5 में से 2 जजेज, माइनॉरिटी संख्या कम है, बहुमत 3 का है, सिर्फ बहुमत से फैसला नहीं होता। अगर 2 जजेज भी एडवर्स ओपिनियन दे दिए कि नहीं करना है तो उसका रिकमेंडेशन नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, इनका रिकमेंडेशन बड़ा फुल प्रूफ होता है। देखिए अब आप कहेंगे सर ये तो आपने जजेस के बारे में बताया, ये तो जजेस के बारे में बताया, चीफ जस्टिस कैसे? जैसा कि मैंने कहा ये अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम होते हैं। ट्रांसफर के लिए आप देखेंगे, आगे बात करेंगे, हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफर होगा, सुप्रीम कोर्ट का तो एक ही बेंच है दिल्ली, बस वही है, ज्यादा है, एक ही प्लेस है इनका बेंच, तो इसमें कई तरह के बनते रहते हैं।
तो इनका ट्रांसफर नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जजेज का, हाई कोर्ट जजेज का होता है। बात करेंगे जरा, देखिए सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? क्लियर कट है, कोई झंझट नहीं है। इनका अपॉइंटमेंट करने के लिए सीनियर मोस्ट, ये ट्रेडिशन है, सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो भी रहेंगे वही बनेंगे। आप देखते भी आ रहे हैं, एक बार ऐसा हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, तब से ये ट्रेडिशन बना दिया गया। इंदिरा गांधी के समय में अजित नाथ रे, याद रखिएगा, थोड़ा सा इंदिरा गांधी के करीबी थे, तो इंदिरा गांधी ने सीनियर मोस्ट जजेज को छोड़ करके कहा भाई बनाओ इनको, मेरे वाले आदमी को बनाओ, ताकि सारा डिसीजन हमारे फेवर में दें। तो अजित नाथ रे, उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से ये ट्रेडिशन फिक्स हो गया। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीनियर मोस्ट ही बनेंगे जो भी हो। देखिए अब जरा अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं। अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट सीनियर आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए। जरा हाई कोर्ट जजेस के लिए यहीं पे बात कर लेते हैं। अब हम इधर जो रख रहे हैं हाई कोर्ट जजेस, अच्छा एक हम हाई कोर्ट को जोड़ना शुरू कर रहे हैं। अभी हम कंपैरिजन दोनों में पढ़ते चलेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट रख लेंगे, जैसे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट वाले थे। अब हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, हाई कोर्ट जजेस का, ये करते कौन है? अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 देखना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेज, ये आर्टिकल कौन सा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से? आर्टिकल 217, ठीक है। कहते हैं इसमें जो अपॉइंटमेंट होगा, कहा अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? तो अपॉइंटमेंट करेंगे अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कहा राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं करेगा। तो हाई कोर्ट जजेस को भी कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। कहा इन कंसल्टेशन विद, अब यहां पे फिर जुड़ गया, इन कंसल्टेशन विद, कंसल्टेशन विद किससे? कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, किनसे करना है? सीजेआई से, प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट। कहा गवर्नर ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है पता है आपको? मुख्यमंत्री, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका व्यू ये गवर्नर बता देते हैं कि लेना है कि नहीं लेना है। कंसल्टेशन विद सीजेआई, कहा ये कंसल्टेशन विद सीजेआई क्या होगा? कहा कंसल्टेशन विद सीजेआई का मतलब होगा कॉलेजियम। अब लेकिन यहाँ के लिए जो कॉलेजियम होगा उसमें 1+2 का कंसेप्ट होगा। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेज, सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। यहां पे कहा ये कॉलेजियम रहेगा, ठीक है। तो ये कॉलेजियम रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला ये रिकमेंडेशन देगा। प्रेसिडेंट क्या करेंगे लेकिन गवर्नर से भी कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये तो जब अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेज की बात हम कर रहे हैं, यहां पे जब भी जजेज का अपॉइंट करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं, जिस हाई कोर्ट में आप अपॉइंट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड, इनको भी पूछ लिया जाता है। और अगर सिर्फ चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो रहा है तब किससे पूछना? कुछ नहीं, प्रेसिडेंट, सीजेआई, गवर्नर कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन जब जजेज का कर रहे हैं, हाई कोर्ट जजेज का,
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी जज ही हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं। तो जब उनका अदर जजेज का जब चीफ जस्टिस वहां पे मौजूद हैं तो कहते हैं कि इनको भी पूछ लीजिए, कहते हैं इनको भी, ऐसा नहीं है उनके कोर्ट में दे रहे हैं किसी को, कंसल्ट कर लीजिए। इनका व्यू मैंडेटरी होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेनली कॉलेजियम होते हैं जो रिकमेंडेशन देते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं जो एक्सेप्ट करें। गवर्नर भी तो उनका ही एजेंट है, जो बोलेंगे वो करेगा, लेकिन गवर्नर चीफ मिनिस्टर के व्यू को प्रेसिडेंट को कन्वे कर देता है कि चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनका कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ कंसल्ट कर लिया जाता है। तो ये हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में आर्टिकल 217 के तहत किया जाता है। 217 ये नहीं कहता कॉलेजियम होगा, ये सब कोर्ट ने व्यवस्था बनाई, ठीक है, याद रखिएगा। वो तो कहता है कि बस अपॉइंटमेंट होगा, जजेज का प्रेसिडेंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। अब देखिए जरा, हाई कोर्ट के जजेज का ट्रांसफर भी होता है। सुप्रीम कोर्ट वाले का मैंने कहा ना दिल्ली में ही है, कहां जाएंगे ट्रांसफर होके, लेकिन ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेज ये होते रहते हैं। इस ट्रांसफर कैसे होता है, इसके लिए जो प्रोविजन है वो कहता है कि, जरा देखिएगा प्रोविजन, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या आ जाता है, कहा ट्रांसफर भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ट्रांसफर भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। कहा प्रेसिडेंट इनका ट्रांसफर करेंगे, कंसल्टेशन विथ सीजेआई, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कहा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन का मतलब क्या होगा। प्रेसिडेंट को तो करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कर ही सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कंसल्टेशन, ये एडिशन कर दिए, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आखिर इसका मतलब क्या हो गया, कहा इन कंसल्टेशन का मतलब हो गया फिर वही कॉलेजियम। कॉलेजियम कौन सा, कहा 1+4, ठीक है, +1+1। अब इतना बड़ा कॉलेजियम क्या बना, देखिए ये सबसे पहला वाला जो 1 है ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हम ऐसे याद रखते हैं 1+4+1+1, बस हमारे समझ में याद में आ जाता है। कहा 4 में तो वही सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कहा ये 1 कौन से नया आ गए, अच्छा देखिए, जहां से फ्रॉम जजेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड, उस कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहां से, फ्रॉम वेयर, जहां से उनके जज को आप निकाल के ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर जजेज, चलिए जजेज लिखे हैं तो आर लिखना पड़ेगा, आर बीइंग ट्रांसफर्ड, जहां से उनको हटा रहे हैं। जैसे पटना हाई कोर्ट से किसी को भेज रहे हैं, मान लीजिए कौन सा हाई कोर्ट, तो सपोज करिए दिल्ली हाई कोर्ट ला रहे हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट में कहां से ट्रांसफर होके वो आ रहे हैं, पटना हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट कहा कौन सा, कहा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जहां पे क्या हो रहा है, वेयर जजेज इज ट्रांसफर्ड टू, जिनके यहां पोस्टिंग दे रहे हैं उनको ट्रांसफर करके, वेयर जजेज आर, जजेज लिखे हैं तो आर लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर्ड टू, जिनके यहां आप क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसफर करने जा रहे हैं। मतलब अगर पटना हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट, तो जहां से ट्रांसफर हो रहे हैं वो वाले, और जहां को जा रहे हैं ट्रांसफर होके वहां वाले चीफ जस्टिस, ये इसमें रहेंगे। इनके रिकमेंडेशन के आधार पे ही हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर, अब आप लोग क्लियर हो गए हैं कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कैसे होता है। सबसे बड़ा कॉलेजियम कहां मिला, ट्रांसफर के लिए, सीरियस इशू है,
ट्रांसफर में बहुत पैरवी पैगाम आता है, इसलिए ऐसा बड़ा सा कोलिजियम रखा गया है। ये भी एक कारण हो सकता है, जस्ट ये मेरा मतलब थिंकिंग है कि चलो भाई दोनों हाई कोर्ट के जजेज को भी रख लो, उनको पसंद नहीं तो मत देना। जरा देखिए कुछ बात और कर लेते हैं। हम एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेज को रख लेते हैं, ठीक है, कंपैरिजन, और एक तरफ हाई कोर्ट के जजेज को रख लेते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन करके एक ही साथ पढ़ लें। पहला देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजेज का टेन्योर कब तक होता है? टेन्योर अप टू, अच्छा कौन बनेंगे एलिजिबिलिटी में बता रखा हूं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। टेन्योर अप टू 65 ईयर्स होता है, ठीक है। 65 ईयर्स क्या ऑफ एज, जब एज अटेंड करेंगे। इनका हाई कोर्ट जजेज का जो टेन्योर देखेंगे, इनका टेन्योर अप टू 62 ईयर्स होता है, 62 साल, 62 ईयर्स ऑफ एज। तो चलिए यहां पे एक लॉस इनको है, हाई कोर्ट जजेस को 3 साल बेचारे रह जाते हैं पहले। दूसरा देखिए, इनका अपॉइंटमेंट तो आप लोगों को पता चल गया, दोनों का प्रेसिडेंट ही है, तो अपॉइंटमेंट मैं कंपैरेटिव चार्ट बना रहा हूं, बाय प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट है, कॉलेजियम में अंतर है, ठीक है। इनका भी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? अपॉइंटमेंट, ये आपको चार्ट बड़ा काम आएगा, बाय प्रेसिडेंट बड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो इतने चीजें पढ़ के ध्यान रखना चार्ट में बहुत आसानी से याद रहता है। थर्ड देखिए, अपॉइंटमेंट की बात की तो जरा रिमूवल देख लें। सुप्रीम कोर्ट जजेज का रिमूवल कैसे होता है? कहते हैं बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट। तो बाय प्रेसिडेंट होगा, लेकिन क्या ऐसे ही कर दिया जाएगा? ग्राउंड क्या होता है पता आपको? प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर मतलब जांच हो चुका होगा, और इनकैपेसिटी, लेकिन इनकैपेसिटी कौन बताएगा? जब जांच किया जाएगा तभी ना। अच्छा, मैं 3 नंबर में इधर सीधा सीधा टिक कर देता हूं। टिक का मतलब जो इधर पढ़ा रहे हैं हाई कोर्ट जजेस के लिए भी अप्लीकेबल है, लेकिन इनको रिमूवल करने के लिए ऐसे ये रिमूव नहीं हो जाएंगे। रिमूवल करने के लिए क्या करना होता है? इसका रिमूवल प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट तो होगा, लेकिन प्रेसिडेंट किस आधार पे करेंगे? कहते हैं प्रेसिडेंट को कुछ बेसिस चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ जो फाइनली पार्लियामेंट पास करके देगा। एड्रेस प्रेजेंटेड बाय, राष्ट्रपति के सामने जब रखा जाएगा तब, किसके द्वारा? पार्लियामेंट। मतलब इनको हटाने के लिए कुछ ना कुछ पार्लियामेंट में एड्रेस, ये कुछ ना कुछ एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तभी ना राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। कहा ठीक है, इसके लिए जो रिमूवल आप इनको करना है, ठीक है, रिमूवल मोशन लाना पड़ेगा। रिमूवल मोशन किसी भी हाउस में ला सकते हैं अगर, और रिमूवल मोशन जहां ला रहे हैं, रिमूवल मोशन जहां भी आप ला रहे हैं, किसी भी हाउस में, आइदर हाउस में, कोई मनाही नहीं है। कहां ला सकते हैं? इन आइदर हाउस, लोकसभा या राज्यसभा। राज्य का कोई मतलब नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मतलब नहीं है, इन आइदर हाउसेस। अगर लाते हैं ये मोशन लोकसभा में, तो कहते हैं ये कितने से साइन होना चाहिए? शुड बी साइंड बाय 100 मेंबर, साइंड बाय 100 मेंबर्स, 100 मेंबर्स साइन करें। अगर यही चीज आप राज्यसभा में ला रहे हैं, तो राज्यसभा में कहते हैं वहां संख्या कम है, तो कहते हैं कि भाई यहां थोड़ा छूट दे दो, 100 साइन कराना मुश्किल होगा। शुड बी साइंड बाय कितने मेंबर? 50 मेंबर्स। इससे ज्यादा साइन कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना 50 मेंबर एटलीस्ट साइन होने चाहिए, यहाँ पे 100 मेंबर एटलीस्ट साइन करने चाहिए। राज्यसभा में अगर है
तो 50 लोकसभा में है तो 100। कहते हैं अब दोनों हाउस कहा जो पास होना चाहिए ये, तो कहते हैं पास्ड बाय ईच हाउस, पास्ड बाय ईच हाउस विथ ए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी आप लोगों को पता है, स्पेशल मेजोरिटी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या होता है, 2/3 एंड टोटल मेंबर का क्या होता है, जो मतलब टोटल जो स्ट्रेंथ है उनका आपको क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए, ये हम बता चुके हैं स्पेशल मेजोरिटी, तो फिर इस पे यहाँ पे हम बात नहीं करते हैं। ये दोनों हाउस से पास। सिमिलर मैं डिटो कंडीशन इसमें भी टिक कर दिया, जितनी बात बताया वही हाई कोर्ट के केसेस में भी सेम मैंने अप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, कि हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी यही रहेगा। देखिए ये जो मैंने एक शब्द लिखा था प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मतलब क्या, प्रूव्ड होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। इसमें जिस हाउस में ये मोशन रखा जाएगा वहां मान लीजिए लोकसभा में कौन होते हैं, स्पीकर, ठीक है, राज्यसभा में कौन होते हैं, चेयरमैन, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट आप लोगों ने देख चुके हैं। जहां भी रखा जाएगा वो क्या करेंगे, एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट कमिटी, ऐसे नहीं जांच करेगा, टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस, चार्ज को क्या किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए भाई, पता किया जाए प्रूव्ड है मिसबिहेवियर सच में किए हैं कि नहीं किए हैं, झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है, या इनकैपेसिटी है, सही में इनकैपेसिटी इनमें आ गई है। और इसमें जो कमेटी बनेगी, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो नेता लोगों की कमेटी बना लेंगे, ऐसा नहीं है। कमेटी बनाने के लिए जो सिस्टम है उसमें आपको कौन कौन होंगे, थोड़ा मैं खींच के यहां ले आता हूं। यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ कोई भी हाई कोर्ट से ले लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, ठीक है, प्लस कोई ऐसे डिस्टिंग्विश्ड नामी ज्यूरिस्ट होंगे, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है, ये ज्यूरिस्ट होंगे, इनसे बनेगी कमेटी। ये कमेटी क्या करेगी, पूरा जांच पड़ताल करेगी, ये है कमेटी। नेता लोगों के लिए नहीं होगा। कौन से होंगे, नॉर्मली क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, आप देखेंगे जैसे एक कन्नन करके थे ना कलकत्ता हाई कोर्ट के जज, उनको हटाने के लिए किया गया था। तो जो जब भी ये जांच के लिए बनाएंगे, उनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर के लिए बनाया गया था। तो जैसे ये CJI थे, चीफ जस्टिस थे, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट में कोई नामचीन जो बड़े लॉयर हैं, इन लोगों को रख लिया जाता है, ये कमेटी जांच करती है। हाई कोर्ट जजेस के लिए मैं सिमिलर सेम, जब हाई कोर्ट के किसी जजेस का रहेगा तो कोशिश होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट हों, वो देखें, वो भी इन्वॉल्व रहें, ठीक है, ये रहता है। तो सेम कंडीशन हाई कोर्ट के लिए भी है। जब कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो आइए एलिजिबिलिटी के लिए भी बता तो रखे हैं, कंपैरिजन में एक बार चार्ट में देख लेते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए। ऐसे ही हम चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट जजेज और हाई कोर्ट जजेज, तो इसी चार्ट में हम इसको भी कंपेयर कर लें। जरा देखिए सुप्रीम कोर्ट जजेज के लिए क्या था, सिटीजन ऑफ इंडिया बताए थे आप लोगों को, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। यहां भी क्या होंगे, ये भी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई विदेशी हमारे देश में जज नहीं बन सकता। दूसरा कंडीशन क्या था, इसमें प्लस करते थे, कहते थे जज रहो 5 साल तक एक हाई कोर्ट में, जजेज ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट, एक से ज्यादा कोर्ट में भी कहीं 2 साल कहीं 3 साल किया है, फॉर एटलीस्ट 5 years, यही था ना, एटलीस्ट 5 years।
दूसरे तरफ का जो आप कंडीशन देखिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट में क्या कहते थे, हेल्ड जुडिशियल ऑफिस। यहां पे हम ये नहीं कहते थे हेल्ड की लोअर कोर्ट का जज हो ये हो, हेल्ड जुडिशियल ऑफिस, ठीक है, जुडिशियल ऑफिस फॉर कितने, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल करते थे। थोड़ा सा अंतर पता चला, यहाँ जजेस 5 ईयर्स तक के लिए रहेंगे। इसी में मैं और जोड़ता था और कहता था कि अगर एडवोकेट 10 ईयर्स के लिए रहे हों तो भी वो बन सकते हैं, एडवोकेट ऑफ एक हाई कोर्ट रहे हैं या हाई कोर्ट्स के रहे हैं, फॉर 10 ईयर्स। देखिए यहां भी सिमिलर चीजें और में जुड़ रहा है, और में जो हम जोड़ रहे हैं सिमिलर चीजें जोड़ रहे हैं, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए रहे हैं। यहां पे राष्ट्रपति के तरफ एक और जुड़ जाता था, वो क्या था, शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीजें जो यहां पे है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की नजरों में जो विधि विशेषज्ञ है, ये वाला जो मैंने कहा और ये वाला और यहां पे अप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है, इस बात को आप लोगों ने डिटेक्ट पहले भी किया था कि यहां पे ये वाला अप्लीकेबल नहीं रहेगा। मतलब हाई कोर्ट जजेस बनने के लिए इतना ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो और ये नहीं तो इसमें से कोई एक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ये हो या ये हो या ये हो, 3 कंडीशन में से कोई एक फुलफिल करे। चलिए कंपैरिजन करने में हमने दोबारा एलिजिबिलिटी को भी रिकॉल कर लिया। अब जरा आप हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर अपॉइंटमेंट जान गए। इस बार थोड़ा सा उल्टा चले, इससे पहले हम लोग जुरिस्डिक्शन ही पढ़ लेते थे, लेकिन अब आते हैं जरा हाई कोर्ट के पावर्स को जानते हैं। हाई कोर्ट के पावर को जानने के बाद हम लोग लोअर कोर्ट में इंटर करेंगे। जरा देखिए हाई कोर्ट के बारे में, अब सुप्रीम कोर्ट को हम छोड़ चुके हैं, सिर्फ हाई कोर्ट, ये स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट है। आर्टिकल 214 से लेकर के आप लोगों ने देखा था 231 तक मोस्टली चीजें इनकी कवर हो जाती है। 217 में आपने इनके अपॉइंटमेंट के बारे में देख लिया है पीछे अभी ही, आर्टिकल 217। हाई कोर्ट पहले हमारे आर्टिकल 214 को देखेंगे, जहां से शुरू होता है उसमें क्या लिखा हुआ था, ये मैं बता रहा, इसमें अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए उसमें लिखा हुआ था कि भाई देयर शुड बी ए हाई कोर्ट, कहा एक हाई कोर्ट होना चाहिए, देयर शुड बी अ हाई कोर्ट, ठीक है, फॉर ईच स्टेट। चूंकि राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट यही है, का हर ईच स्टेट्स में क्या होने चाहिए, एक हाई कोर्ट होने चाहिए। लेकिन भारत में इतना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता, तो 1956 में ही 7th अमेंडमेंट लाया गया, 1956। इसमें कहा गया कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया, क्या दे दिया गया पावर, कहा जो हमारी पार्लियामेंट है ये चाहे तो एस्टेब्लिश कर सकता है, कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट। जैसे मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा, अ कॉमन हाई कोर्ट और किसके लिए, 2 और मोर स्टेट्स एंड यूटीज, किसी को लगा करके बनाना चाहे कॉमन बना देगा। आप देखिए मैं बताऊं 3 हाई कोर्ट तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे बड़े इजीली,
आप नेट पे ऐसे सर्च कर सकते हैं, किसी और में भी चेंज आया हो तो। 3 जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट। दूसरा एक नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और एक वहीं बगल में कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। 3 में आप देखें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में कौन कौन है पता है? महाराष्ट्र तो है ही, महाराष्ट्र के लिए तो ये मेन था ही। गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली ये भी इसी में शामिल है। दमन एंड दीव, सब के लिए यही कॉमन हाई कोर्ट है। कलकत्ता हाई कोर्ट का देखिए तो वेस्ट बंगाल के लिए तो है ही। वेस्ट बंगाल के अलावे जो अंडमान एंड निकोबार हैं उनका भी सब केस यही होता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्ट में बड़ी सुविधाओं की कमी है तो ये असम के लिए तो रहेंगे ही रहेंगे। नागालैंड के लिए भी यही देखते हैं कोर्ट केस। मिजोरम जिसकी राजधानी आइजल है, जहां पॉल्यूशन बहुत कम है, 0 पॉल्यूशन मिलेगा, मिजो बोलते हैं लोग यहाँ के। मिजोरम, यहाँ पे भी यहाँ का ट्रेडिशन इंडिया के ट्रेडिशन से आप देखेंगे बड़ा डिफरेंट होता है। अलग तरह के मैरिज पर्पसेस हों, एडुकेशन हो, हर चीज में आप देखेंगे बड़ा अलग है। तो मिजोरम। और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में आप देखेंगे अलग तरह का आपको दिखेगा, बड़ी व्यवस्था, चेहरा सब कुछ अलग दिखता है। चाइनीज तरह के लोग आपको दिखते मिल जाएंगे, मिलता जुलता दिख जाएंगे। तो ये सब जो स्टेट है इनके लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट है। इनके ना सब बेंचेज होते हैं, जो हाई कोर्ट गुवाहाटी ही हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके जो ये हैं तो गुवाहाटी न छोड़ के शिलोंग में बैठ रहे हैं, कहीं और भी जगह पे बैठ रहे हों। मिजोरम में भी बैठ रहे हैं, इनके एक पीठ वहां पे जा करके आइजल में, इनकी राजधानी में। ईटानगर में भी बैठ रहे हैं, ईटानगर में तो है ही, इनका एक पीठ ही बना हुआ है गुवाहाटी हाई कोर्ट का। ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं, बट मेनली है कौन उनके लिए? कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट में जैसे मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेज प्लस एक चीफ जस्टिस, 34 जजेज हैं। हाई कोर्ट में कितने जजेज होते हैं? ये सवाल बनता है कि भाई हाई कोर्ट में कंपोजिशन, हाई कोर्ट के कंपोजिशन क्या होंगे, कितने जजेज होंगे? इनके लिए जजेज की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, ठीक है, प्लस इसके अलावे नंबर ऑफ जजेज एज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, एज डिटरमाइंड बाय कौन? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जितना डिटरमाइन कर दें कि भाई इतने होंगे उतना रहेगा। कह देंगे कहीं 25 होगा, कहीं 35 होगा, कहीं 22 होगा। स्टेट को देखते हुए हर एक हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है, जुरिस्डिक्शन, तो जो जो उसमें शामिल है, ये मैं पहले भी बताया हूं। को टर्मिनस होता है, मतलब जहां तक स्टेट बाउंड्री है, को टर्मिनस विथ स्टेट बाउंड्री, ये याद रखिएगा। स्टेट का जहां तक बाउंड्री है वहीं तक को टर्मिनस होता है। ठीक है, इनका जुरिस्डिक्शन यही बकाए हाई कोर्ट के पास। अब जरा एक बात, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं इनके जजेस का? अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? आप लोगों ने पढ़ा प्रेसिडेंट। तो इनका जो सैलरी होता है या इनका जो पेंशन होता है हाई कोर्ट जजेस का, इनका बड़ा भी ट्विस्टिंग डिसीजन भी एक कोर्ट केस का आया है। सैलरी या पेंशन होता है, ये सारे के सारे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। राज्य कोई भी है तो ये राज्य के सबसे बड़े कौन? न्यायालय, लेकिन कोर्ट, लेकिन सैलरी और पेंशन इनके अलग से रूल बने हुए हैं। ये सब एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम में थे,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2004 के बाद वाले सबको कहा नहीं नहीं, जुडिशियरी में एनपीएस हमारे हाई कोर्ट जजेज में नहीं होगा, इनके अलग से रूल बने होते हैं। सबको क्या दे दिया है, ओल्ड पेंशन सिस्टम ओपीएस वाला, जिसे आप कहते हैं, जो आप रूल पढ़ते हैं, जीपीएफ कम पेंशन, इनके लिए दे दिया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू। तो देखिए, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इसमें मतलब है ना कि उनके अपने लिए उन्होंने कहा हम होमोजीनियस ग्रुप हैं और आपस में सब ले लिए कि भाई चलो हम भाई भाई हैं, तुम हमारा। कॉलेजियम में भी थोड़ा ये सब ड्रॉबैक रहा है कि भाई भाई बनते हैं, अभी उनके बच्चे का वो करेंगे, फिर वो रिटायर होंगे, उनके बच्चे के लिए ये करेंगे, ठीक है, आपस में। तो ऐसी आलोचनाएं हैं कि भाई ऐसा 50 60 70 घराने हैं जो जज बनते रहते हैं बैठ के, दूसरे को अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं है, दूसरे वकील ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, अपने लिए पेंशन ले लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ दिए। 2004 के बाद जो लोग हैं वो लोग एजिटेशन कर रहे हैं, उनको यूपीएस दे दिए, जो कोई लोग ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग नहीं ऑप्ट करते हैं, अब जाके कुछ लोगों ने करना शुरू किया है जब कुछ सुविधाएं बढ़ाई गई तो। आइए, तो इस तरह का जुडिशियरी में आप लोग न्यूज में भी देखे होंगे, पता नहीं न्यूज वाले दिखाएं न दिखाएं, लेकिन वहां पे दे दिया गया है। अब जो हम बात करेंगे, जो सबसे पहले हाई कोर्ट में हम जुरिस्डिक्शन की बात किए थे, तो आइए जरा देखते हैं जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट होता है, समझना चाहिए। आइए एक एक करके इसमें से इसी चार्ट में पढ़ते चलते हैं। जुरिस्डिक्शन में सबसे पहले जो मैं देखना चाहता हूं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आखिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो आपको पता चल चुका है कल ही, जो क्या कर सकते हैं, हियर इन फर्स्ट इंस्टांस। ये मैंने आपको बताया था, हियर इन फर्स्ट इंस्टांस, नॉट बाय वे ऑफ अपील, पहले पहले ही सुन सकते हैं, नॉट बाय, ये मैंने कल भी लिखाया था, बाय वे ऑफ अपील। तो ऐसे मैटर में कौन से मैटर हैं जिनको फर्स्ट इंस्टांस में सुन सकते हैं, जरा देखिए इनका। वैसे जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पढ़े थे, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ये जुरिस्डिक्शन, वैसे ही सारे इनके जुरिस्डिक्शन है, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक तो देखिए, डिस्प्यूट रिलेटेड टू, अगर कुछ भी हो, डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, कौन देखता था, सुप्रीम कोर्ट। यहां पे एमपी एंड एमएलए जोड़ दीजिए, एमपी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी। अगर कहीं भी इस तरह का कोई डिस्प्यूट हो तो ये यही देखेंगे। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है डायरेक्टली रेवेन्यू मैटर, आर्टिकल 225, रेवेन्यू मैटर, जहां भी पैसे का मैटर आएगा। पहले अंग्रेज जमाने में ना, जब ये हुआ करता था रेवेन्यू मैटर, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन थे कि कम पैसे वाले मैटर वो सुन लेंगे, बड़े पैसे वाले। अब रेवेन्यू मैटर टैक्स रिलेटेड मैटर है, आपने टैक्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो व्यवस्था बनी हुई है या सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की, उसमें से जो व्यवस्थाएं से निकल के आपके ऊपर आए, वो कोर्ट जाना है। रेवेन्यू मैटर में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, नॉट बाय वे ऑफ अपील, आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट। देखते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ये वो का ऑर्डर को लेके सीधे लोग लॉर्ड जुडिशियरी, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट नहीं जाते, कहां जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। तो ये रेवेन्यू मैटर में हाई कोर्ट का क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। क्लियर, 225 में ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद कह सकते हैं, अगर 4 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनको सिविल मैटर में भी कुछ चीजें मिल चुकी है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है, 4 हाई कोर्ट हैं। ये कौन कौन से, 2 तो हमारे वही हो जाएंगे, बॉम्बे और कोलकाता, बॉम्बे कोलकाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ व्यापार होता है। दिल्ली, यहाँ भी ठीक ठाक रेवेन्यू होता है, एंड मद्रास, ठीक है। ऐसे 4 हाई कोर्ट हैं जिनके में सिविल केसेस ऑफ सर्टेन
मॉनेटरी वैल्यू, सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू जो सिबिल मैटर होते हैं उसमें फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट दे दिया गया है कि भाई इस मॉनेटरी वैल्यू के यहाँ थोड़ा ज्यादा ही व्यापार कॉमर्शियल एरिया है। आप देख रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, ये इस तरह के चार, इनके लिए अलग से व्यवस्थाएं दी गई है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, सिविल केसेस। ऐसे सिविल केसेस कहाँ लेके जाएंगे? नॉर्मली देखिए, आप समझिएगा, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो भी आपके सिविल केसेस हैं, जैसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, कहाँ जाते हैं? सिविल कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू के लिए सबका अलग अलग बताया गया है। उस वैल्यू के लिए कहा गया कि नहीं, आप सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली हाई कोर्ट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली हाई कोर्ट, उनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहेगा। ये है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ इतने के लेन देन का, ये रेवेन्यू मैटर से अलग है। रेवेन्यू मैटर में रेवेन्यू कलेक्शन सरकार का, या रेवेन्यू देने के लिए किसी पब्लिक का रिफंड होना था, ये सब है। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपकी क्लैरिटी के लिए बता दूं, जैसे टैक्स मैटर हो गया, ठीक है, और जैसे मान लीजिए सिविल ये हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया। अगर कुछ आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसमें सिविल मैटर में आप छोटे कोर्ट में जाते हैं, जाने की जरूरत नहीं है। सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू के लिए क्या करना है, डायरेक्ट आपको इन चार हाई कोर्ट में जाएंगे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। आई होप कि आप लोगों का क्लियर होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे टैक्स का अमाउंट आया, IT-80 इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, IT-80, इसके ऑर्डर को कहाँ चैलेंज करते हैं? इसके ऑर्डर को डायरेक्टली आप कहाँ, हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू मैटर में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन किसका है? हाई कोर्ट का है, ठीक है। तो आप यहीं जाते हैं। आइए जरा देखिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इनके अपने कंटेम्प्ट के लिए भी होता है। अगर इनका आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए हैं तो भाई ये नीचे कोर्ट नहीं सुनेगा, डायरेक्ट ये क्या करेंगे, खुद ही सजा दे देंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी आप कह सकते हैं कि इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट का भी होता है, हर कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। क्लियर है? देखिए मैं सेकेंड चल रहा हूं, रिट जुरिस्डिक्शन। अब रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 226 में इनके पास है। आइए जरा बोर्ड में मिटा लें, थोड़ा साफ कर लें। बात करते हैं हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस का। हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शंस, जुरिस्डिक्शंस में एक आपने पढ़ लिया, दूसरा आप पढ़ने जा रहे हैं रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। रिट जुरिस्डिक्शन, ये मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वही 5 रिट आर्टिकल 226 कई बार बात किए हैं। किसके लिए? लीगल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। वही 5 रिट्स, 5 रिट्स ये इश्यू करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस में रिट जुरिस्डिक्शंस के बाद हम कहते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शंस। ये भी क्या अपील सुनेंगे? अपीलेट जुरिस्डिक्शन काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इससे ऊपर कोई स्टेट का कोर्ट नहीं होता, तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन तो इनको बड़ा चाहिए ही होगा। देखिए सबसे पहले मैं कह रहा हूं सिविल मैटर। सिविल मैटर जो भी डिसाइड होगा नीचे के कोर्ट में, ठीक है, आप सिविल मैटर में कह सकते हैं ट्रिब्यूनल में भी डिसाइड होता है, कैट में भी आपका सर्विस मैटर रिक्रूटमेंट कंडीशन से रिलेटेड है, वो भी जाते हैं। तो जैसे देखिए अपील अगेंस्ट ट्राइब्यूनल ऑर्डर होगा, अपील अगेंस्ट अगर आप किसमें करते हैं, ट्राइब्यूनल ऑर्डर, ट्राइब्यूनल ऑर्डर जैसे कैट वगैरह का हो गया, तो ये कौन सुनेगा पता है? ओनली बिफोर डिवीजन बेंच, मतलब 2 मेंबर का बेंच सुनेगा।
कहाँ करेंगे? ओनली बिफोर डिवीजन बेंच। एक बार पूछ दिया था, एक बार यूपीएससी ने पूछा कि भाई जो ये हम अपील करते हैं ट्रिब्यूनल ऑर्डर के अगेंस्ट, वो क्या किस बेंच के अगेंस्ट होगा हाई कोर्ट में? कहा सिंगल बेंच, डबल बेंच, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। एक बात याद रखिए यहीं पे, एक मेंबर का अगर बेंच है, एक मेंबर है, उसे सिंगल बेंच कहते हैं। अगर 2 मेंबर हैं उसे डबल बेंच कहते हैं, ठीक है। और अगर 5 मेंबर या उससे मोर हैं तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, ठीक है। ऐसे बनेंगे। तो ये नॉर्मली कंसेप्ट है, डबल बेंच नहीं, इसे डबल बेंच नहीं कहते, डिवीजन बेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने डबल बेंच लिख दिया है, डबल वर्ड को आप लोग करेक्ट कर लें। इसे कहते हैं हम डिवीजन बेंच, जिसमें 2 हैं, इसे कहते हैं डिवीजन बेंच, डिवीजन बेंच, ठीक है। डिवीजन बेंच इन्हें बोला जाता है। चलिए, तो ऐसे ही आपको दिखेंगे जजेस। डिवीजन बेंच और 5 मेंबर एंड मोर वाले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाएंगे, संवैधानिक पीठ कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है तो डिवीजन बेंच या एबव हो सकता है, कहीं और करना उससे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सामने हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नॉर्मली नहीं केस लेती, कोर्ट बनाती है कोई चीज सुनने के लिए, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है। दूसरा देखिए, सिविल मैटर में अगर लोअर जुडिशियरी का ऑर्डर है, ठीक है, तो इसमें तो अपील कर ही सकते हैं। कोई भी लोअर जुडिशियरी का ऑर्डर है, अपील अगेंस्ट लोअर जुडिशियरी ऑर्डर जजमेंट, अब अपील अगेंस्ट लोअर जुडिशियरी जो भी ऑर्डर है, जजमेंट है, इसमें कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपने हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट का भी देखा था, याद करिए 133, 134 ये सब आर्टिकल आपने पढ़ा था। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो सिविल मैटर के अलावे जरा देखते हैं क्रिमिनल मैटर में क्या क्या है। क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल मैटर में कल ही मैंने आपको बताया था कि जो जब भी आप किसी को डेथ सेंटेंस अवार्ड करते हैं, क्या देते हैं? डेथ सेंटेंस। जैसे कसाब को भी दिया गया था, पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया था, आतंकवादी था कसाब, लेकिन उसको कंफर्म कौन किया? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कंफर्म किया। डेथ सेंटेंस अगर मान लीजिए किसी को अवार्डेड बाय, कह सकते हैं सेशन कोर्ट, जो क्रिमिनल मैटर को सुनता है उसको क्या कहते हैं? सेशन कोर्ट। तो जब भी सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस देती है, मैंने कहा था एक्सक्यूटेड ओनली व्हेन, आप इसे एक्सक्यूट तभी कर सकते हैं ओनली व्हेन, कब कर सकते हैं? ओनली व्हेन इट इज कन्फर्म्ड बाय हाई कोर्ट। मैंने आपको दिया था ना, इनको लोअर कोर्ट के जजेस को एसी नहीं रहता है, दिमाग घूम जाएगा, बोलेगा हाँ फांसी दे दो जल्दी जल्दी, आज का खेल खत्म, चलो घर चलें। तो ऐसे केसेस में प्रोविजन बनाए गए हैं कि भाई जब तक हाई कोर्ट अप्रूव ना करे तब तक एक्सक्यूट मत करिए। लोअर कोर्ट में पता नहीं समझ की भी कमी रही हो, कुछ इस तरह की बातें हो सकती हो, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे हाई कोर्ट वाले तब तक नहीं होंगे। क्रिमिनल मैटर में देखिए दूसरा, कोई भी मैटर, अब देख सबसे बड़ा कहा कि अगर, और कहां कहां अपील कर सकते हैं क्रिमिनल मैटर में, कहा कि अगर इफ इम्प्रीजनमेंट फॉर 7 years हो, इफ कब कुछ नहीं पूछना, इम्प्रीजनमेंट फॉर 7 years दिया है तो आप क्या करिए, सीधा हाई कोर्ट जाइए, अपील कर सकते हैं। थर्ड, बहुत बड़ा छूट दे दिया गया, कहा कोई भी मैटर जो क्या हो, मैटर मेंशन्ड इन सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अब क्या बन गया है, बीएनएस न्याय संहिता बन गया है,
ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। तो अभी भी सीआरपीसी आपको ध्यान रखने हैं, पुराना नाम यही है। तो मैटर जो भी मेंशन हो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहा कि, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। सर्व फॉर्म अगर लिखा हुआ है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो किसी मैटर के लिए आप जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो आपने देखा हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन, साथ साथ अपीलेट जुरिस्डिक्शन। आइए जरा सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी देख लेते हैं। ये लोअर कोर्ट के ऊपर उनके मास्टर बन के बैठे रहते हैं। कैसे? तो हाई कोर्ट का क्या है, सुपरवाइजरी, उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर बन के बैठे रहते हैं। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होता है। ये किसके ऊपर होता है? तो जितने भी ऑल ट्राइब्यूनल्स विद इन जुरिस्डिक्शन, जो इनके जुरिस्डिक्शंस में हैं, क्योंकि उनके लिए उनके ऊपर सुपरवाइजरी होगा, और ऑल लोअर कोर्ट्स या कहिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन जुरिस्डिक्शन, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, विद इन जुरिस्डिक्शन की बात है। इसमें जरा देखिए कैसे इनका कंट्रोल रहता है। अब समझने वाली चीज है, ये कैसे कंट्रोल करते हैं। हाउ हाई कोर्ट कंट्रोल लोअर जुडिशियरी, हाउ हाई कोर्ट कंट्रोल्स ओवर लोअर जुडिशियरी। लोअर जुडिशियरी में देखिए इनके ऊपर इनका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है। जुडिशियल सुपरिटेंडेंस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है। कैसे कंट्रोल है? तो एक तो देखिए हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्लस मैं कह रहा हूं जुडिशियल सुपरिटेंडेंस, दोनों बातें कह रहा हूं, जुडिशियल सुपरिटेंडेंस। जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की बात पहले करते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो आप इजिली समझ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को इजिली समझता है। आर्टिकल 228 की तरफ आप जब देखेंगे, ये कहता है कि हाई कोर्ट के पास क्या पावर है पता है? कहता हाई कोर्ट कैन विड्रॉ any cases pending before lower judiciary। आज लोअर जुडिशियरी भी पढ़ना है, उसको भी समझना है। कहा कि कोई भी केसेस को ये ले सकते हैं, ले करके अब ये हाई कोर्ट की मर्जी है। उस केस में अगर मान लीजिए उनको लगता है कि भाई इसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर एक तो विड्रॉ कर सकते हैं, कहीं केस है बिना सुने हुए, याद है पिछले दिन मैंने कहा था कोई किसी का क्रिमिनल केसेस है पेंडिंग है लोअर जुडिशियरी में, हाई कोर्ट ने इनको अपने पास वापस ले लिया, मांग लिया और फांसी की सजा दे दिया, ठीक है, मृत्युदंड दे दिया, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया। ऐसे केसेस में क्या होता था, हमने कहा था अपील आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो ये इनके ऊपर जुडिशियल सुपरिटेंडेंस कितना है, केसेस सीधा सीधा बोलते हैं मेरे पास भेजो, सारा भेज देंगे। अगर इनको लगता है इफ इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, विधि का सारवान प्रश्न, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर इनको लगता है, इनके पास दो ऑप्शन है। ये क्या करेंगे, डिस्पोज के खुद ही पूरा केस सुन लेंगे, डिस्पोज केसेस इटसेल्फ, खुद ही सुन के डिसीजन दे देंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि डिटरमाइन क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था, डिटरमाइन क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, एंड क्या करते हैं, केस
रिटर्न टू लॉर्ड जुडिशियरी। क्या आप सुनो, रिटर्न टू लॉर्ड जुडिशियरी मतलब पार्शियली जो इनको लगा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर है तो खुद ही डिटरमाइन कर दिए, वापस कर दिए, इनकी मर्जी है। तो कितना बड़ा इनको जुडिशियल सुपरिटेंडेंस प्राप्त है इसके ऊपर, देख ही रहे हैं आप। प्लस इसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी होता है, तो जुडिशियल सुपरिटेंडेंस तो इनके पास है ही, प्लस दूसरा मेथड है अपील का भी। अपील के थ्रू जो जाते हैं उसमें आप तो इनके ऑर्डर की हवा उड़ा देते हैं ये। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में कैसे ये घुसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में कुछ भी नहीं था। कहते हैं अगर लॉर्ड जुडिशरी के जजेस का, लॉर्ड जुडिशरी के जितने भी जजेस हैं इनका अपॉइंटमेंट हो, ठीक है, अपॉइंटमेंट, ठीक है, जब भी होगा, अभी लॉर्ड जुडिशरी में देखेंगे, एलिजिबिलिटी भी देखेंगे, अपॉइंटमेंट हो, प्रमोशन हो, पोस्टिंग हो, इस सब में कहते हैं गवर्नर करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नर। लेकिन कैसे? इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, उनसे बिना पूछे नहीं, इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट गवर्नर करेंगे। देखिए हाई कोर्ट हर जगह घुस गया ना, तो मतलब हाई कोर्ट से ही इनका हर चीज गवर्न होता है। गवर्नर तो नाम मात्र के हैं, हाई कोर्ट ही मेनली लोअर जुडिशरी को कंट्रोल करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है एज वेल एज जुडिशियल कंट्रोल भी है। चलिए उसके बाद मैं वन थिंग यहीं पे जोड़ देता हूं, हाई कोर्ट भी मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, आपको कल भी बताया था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके जजमेंट को आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, इविडेंटरी वैल्यू का होगा। इसका जो जजमेंट होगा वो क्या होगा, इविडेंटरी वैल्यू का होगा। प्लस अगर कोई इनका मानने से इनकार कर दिए तो पनिश फॉर कंटेम्प्ट, ये आपको पनिश कर सकते हैं। नहीं मानिएगा तो पकड़ के जेल वेल में डालने का इनके पास पावर है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड इनके रखे जाते हैं। हाई कोर्ट का एक छोटा सा बात करते हुए मैं लॉर्ड जुडिशरी में एंटर करना चाहता हूं। हाई कोर्ट के पास भी कई लोग बाद में ना मुझे क्वेश्चन पूछते थे, इसलिए मैं इसे भी अभी यहीं कर देता हूं एडिशन। हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल रिव्यू, ये कोई भी गवर्नमेंट जो इनैक्टमेंट लाती है, कानून लाती है, इनैक्टमेंट जो भी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, बाय स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, इसको ये एग्जामिन कर सकते हैं। एग्जामिन करके अगर मान लीजिए फाउंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ फाउंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या करेंगे, उसे डिक्लेयर्ड वॉइड, डिक्लेयर वॉइड, उसे इनएक्टिव कर सकते हैं, वॉइड कर सकते हैं। एक सवाल लोग मेरे से पूछते हैं, सर इनएक्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे करेंगे जब स्टेट का जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लिमिट होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है कि भाई, लेकिन वो इनएक्टमेंट कई तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनके जुरिस्डिक्शन के लिए, एरिया के लिए लाए हों, या उनके जुरिस्डिक्शन या उस स्टेट के लिए पार्टिकुलर बनाया गया हो, उसको तो एग्जामिन कर सकते हैं, उसको वाइड कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो भी इनएक्टमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, उस इनएक्टमेंट को ये एग्जामिन कर सकते हैं और उसे वाइड घोषित कर सकते हैं। चलिए हाई कोर्ट के अपने
अपॉइंटमेंट, एलिजिबिलिटी, ज्यूरिसडिक्शंस, ये सब आपने पढ़ लिए। हाई कोर्ट में इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। आइए जरा हम लोअर जुडिशियरी और ट्रिब्यूनल को आज ही कवर करते हैं। तो चलते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट जुडिशियरी या लोअर जुडिशियरी, इसको समझना है। लोअर जुडिशियरी से क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, मैंने नहीं देखा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आता है, लोअर जुडिशियरी से नहीं आता है। लेकिन जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा स्ट्रक्चर, ट्रिब्यूनल से आता है तो पूरा स्ट्रक्चर समझ लीजिए, नहीं तो कंसेप्ट खराब हो जाता है। देखिए इसके लिए जो आर्टिकल था, सिंपल, कोई आर्टिकल नंबर ज्यादा नहीं, 233 टू 237 में बातें की गई है। बस ध्यान रखिएगा, कभी पूछ दे तो सेफ्टी पर्पसेस के लिए हम पढ़ लेते हैं। देखिए हाई कोर्ट ऊपर होता है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट कहते हैं एंड सेशन जजेज। कौन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेज। इनके दो नाम आपको मिले ना, एक सेशन जजेज, एक डिस्ट्रिक्ट जजेज। देखिए जब सिविल मैटर में देख रहे हो तो इनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, और जब क्रिमिनल मैटर देख रहे हो तो सेशन जज कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उसके नीचे दो भाग चलते हैं, एक सिविल मैटर के लिए, एक क्रिमिनल मैटर के लिए। आइए जरा देखिए सिविल साइड जो होता है, सिविल साइड में कैसा स्ट्रक्चर रहता है। सिविल साइड में सबसे नीचे लेवल पे जूनियर जज का कोर्ट होगा, जूनियर जजेस का कोर्ट होता है। छोटे छोटे स्मॉल कॉजेज वो बटे रहते हैं, स्ट्रक्चर सबका लिमिट रहता है, जिसको आप जूनियर जजेस या इससे कहीं थोड़ा सा जो पुराना जज होते हैं, थोड़ा प्रमोशन हो गया, उनको कहते हैं फर्स्ट क्लास सिविल जजेज। ठीक है, कई जगहों पे अलग नाम से भी हो सकता है सिविल जजेज, ये भी एक तरह से कई जूनियर जजेज ही हैं। इनके कोर्ट को बोला जाता है कौन सा कोर्ट? मुंसिफ कोर्ट। आप देखेंगे तो अब कई तरह का आपको अनुमंडल लेवल पे दिखेगा मुंसिफ कोर्ट। ये सिविल मैटर के हैं, छोटे छोटे लैंड का डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट सब देखते रहेंगे। इनके ऊपर जो होते हैं सीनियर वाले जो जजेज हो जाते हैं, जैसे एडिशनल जज, ये जज, सीनियर जजेज जो होते हैं ये सबऑर्डिनेट कोर्ट जजेज हैं, ये सिविल साइड में देखते हैं। इनके ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील डिस्ट्रिक्ट जज के सामने कर सकते हैं। आप अपील इनके, ये छोटे छोटे अनुमंडल लेवल के कोर्ट हैं सिविल साइड में, और आप यहां से डिस्ट्रिक्ट जज के सामने क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जजेस जो सिविल मैटर देख रहे हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं इनके ऑर्डर के अगेंस्ट, अनुमंडल लेवल पे सिविल साइड में है। फिर यहां भी सिविल और क्रिमिनल अलग अलग हैं। देखिए यहां जो क्रिमिनल साइड में जब आप आएंगे निकल के कि भाई क्रिमिनल साइड में कौन कौन है, क्रिमिनल साइड में आप देखेंगे यहां भी जैसे जूनियर जजेज या कहिए क्लास 2 मजिस्ट्रेट, यहां सब ना मजिस्ट्रेट बोलते हैं, क्लास 2 मजिस्ट्रेट। ठीक है, क्रिमिनल साइड है, इसको कोर्ट ऑफ क्लास 2 मजिस्ट्रेट हो या यही प्रमोट होके क्लास 1 मजिस्ट्रेट भी हो जाते हैं, तब भी स्ट्रक्चर में ना आपको वही दिखेगा, नाम वही। इनके कोर्ट को कहा जाता है कि भाई कह सकते हैं इनके कोर्ट को कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। लोअर लेवल पे आप देखेंगे, इनसे जब ऊपर बढ़ेंगे तो जैसे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह बन जाते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल सेशन जज, ये सब एक ही इस तरह के नाम, हायरार्की में नाम अलग अलग आपको
मिलेंगे। ये सीजीएम का कोर्ट कहलाता है, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या कहलाएगा? सीजीएम बोलते हैं, कई जगहों पे लोगों को, वकील लोगों को बोलते देखें, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब कोर्ट ऑफ चीफ जेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनका कोर्ट कहते हैं। ये क्रिमिनल साइड का हमेशा सेशन कोर्ट कहलाता है। इस कोर्ट को बोलेंगे हमेशा सेशन कोर्ट। अब सेशन कोर्ट में कौन से? सीजीएम में है, फिर बोलेगा नहीं नहीं जेएम के पास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में है, नहीं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में है। यह हायरार्की है, सारे सेशन कोर्ट ही हैं। इनके अगेंस्ट भी अपील कहां कर सकते हैं आप? अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब ऊपर बढ़ेंगे तो अपील कहां करेंगे? हाई कोर्ट में। क्लियर? तो अब देखिए नीचे लोअर लेवल में इन मुंसिफ कोर्ट का जो जजमेंट है, इसको आपने अपील किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोई जजमेंट दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते, तब हाई कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट। तो ये चैनल हमारा होता है। अब बोलेंगे सर इस सब में अंतर क्या होता है? सबका पावर में अंतर होता है। कोई 3 साल तक का पनिशमेंट दे सकते हैं, कोई 7 साल तक का दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट। इस तरह का है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसे ओवर राइट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक उदाहरण में दे देता हूं। इनको पावर होता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर देने का, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स का दे सकते हैं। जो ये छोटे मोटे जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाले हैं, इनको इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स तक ही देने का पावर है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स। तो एक बात बताइए, मृत्युदंड कौन देता है? अगर डेथ का केसेस है तो नीचे नहीं चलेगा, सीधे सीधे कहां चलेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मृत्यु उनको पहले जब आरोप चार्जशीट बनते हैं तो चार्जशीट में कौन कौन से चार्ज है, उसके लिए क्या सजा हो सकती है, उसी हिसाब से केस डिटरमाइन होते हैं कि सीजीएम के कोर्ट में जाएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, या हम लोअर कोर्ट में भेजें ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी डिवाइडेड है कि कौन देखेंगे, कि किस किस में स्मॉल पिकुनियरी केसेस कौन देखेंगे सिविल मैटर का, ये सब देखते हैं स्मॉल पिकुनियरी। बड़ा वाला जो देखते हैं ये ऊपर वाले सीनियर जजेस देखते हैं, बटा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रिक्ट जज करते रहते हैं। अगर डेथ का केस है तो फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट में चलेगा। डिस्ट्रिक्ट जज डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं, कैन सेंटेंस डेथ पनिशमेंट, ये मृत्युदंड भी दे सकते हैं। कौन देते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज, और यही नॉर्मली देते ही हैं। आइए, जब आप ये समझ गए तो अब जरा मैं इस चार्ट को, मैं एक बात अब आपको बताने जा रहा हूं। मैंने ये चार्ट क्यों आपको इतना बताया कि नीचे से अपील ये भी कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस काफी इंपॉर्टेंट पावरफुल पोस्ट हो गया, नहीं हो गया? यहां अपील भी होता है। इनके पास क्या है? इनके पास कह सकते हैं, इनको कहते क्या है? डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल सेशन जज ना। पहले मैं ये भी बात स्पष्ट कर दूं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज कब कहलाएंगे? डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं जब ये सिविल मैटर डिसाइड करते हैं, सिविल मैटर के लिए। और सेशन जज कब कहलाते हैं? जब क्रिमिनल मैटर डिसाइड करते हैं। अब कहेंगे एक ही आदमी होता है सर क्या? यस, कई जगहों पे एक ही आदमी आपको रहेगा, लेकिन इनके पास डिस्ट्रिक्ट जज ऐसे नहीं बन जाते। उनके बनने के लिए काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए हर फील्ड का, तब उनको बनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज किसी को ऐसे अपॉइंट नहीं कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के पास देखिए, एक तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन कैसे है? जो केस डायरेक्टली सुनेंगे, नहीं हर्ड डायरेक्टली,
जैसे मैं उदाहरण दूं कि जो ऑफेंस इन्वॉल्विंग डेथ सेंटेंस, ठीक है, डेथ सेंटेंस, और कहिए इम्प्रीजनमेंट मोर देन 7 ईयर, इम्प्रीजनमेंट मोर देन 7 ईयर्स, उसको कौन सुनेगा? उसको डायरेक्टली यही सुनेंगे, नीचे का है ही नहीं, तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हो जाता है। साथ साथ क्या है? अपीलेट जुरिसडिक्शन। अब देख रहे हैं इनके पास अपीलेट जुरिसडिक्शन भी है, लोअर कोर्ट में भी। क्या होता है? अपील का किसके अगेंस्ट होता है? अपील अगेंस्ट मुंसिफ कोर्ट या कहिए सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर जो भी रहेगा, या कहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, इनके अगेंस्ट जो भी रहेगा अपील भी ये सुनते हैं, तो इनको अपीलेट जुरिसडिक्शन भी है। अब मैं सवाल बनाऊं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास क्या क्या पावर है? तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी है, खुद भी देख लेते हैं, अपीलेट जुरिसडिक्शन भी है, नीचे वालों को देखते हैं। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज बनना इतना आसान नहीं है, आप समझ गए? डायरेक्टली कोई डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बनता। एक लड़का कंपीट किया, बोला डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, तो गांव में तो लोग को नहीं पता चला, बोले हो गया होगा। अब जुडिशरी की इस फॉर्मेशन को समझेंगे तो पता चलेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 4, इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे बनते बनते लास्ट में डिस्ट्रिक्ट जज तक लोग अनुभव के बाद पहुंचते हैं, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बनते। अभी देखिए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अच्छा जैसे हम इस बात को मैं जरा देख लूं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहां पे थोड़ा आपको नाम अलग अलग दिखेगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी में सिविल मैटर के लिए तो सिविल कोर्ट दिखेगा, ठीक है, व्यवहार न्यायालय आपको दिख जाएगा। यहाँ पर चीफ जजेज वगैरह बैठते हैं, कुछ इस तरह का नाम आपको दिखेगा, चीफ जजेज ये वो। क्रिमिनल मैटर के लिए यहाँ सेशन कोर्ट नहीं दिखेगा। अगर क्रिमिनल मैटर होगा, क्रिमिनल मैटर के लिए आपको यहाँ पे अक्सर क्या दिखेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यहाँ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं दिखेंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रो न्यूज में आप लोग सुनते होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, ये हुआ, तो आप कहेंगे सर सेशन कोर्ट कहाँ बोला, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन स्टेट में चले जाए, अपने अपने स्टेट में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, अगर उनसे कहीं बिलोंग करते हैं, तो वहां सीजीएम का कोर्ट में वकील को देखिएगा, सीजीएम के कोर्ट में केस लगा हुआ है, अभी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे, वहां से फिर अपील करने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाते हैं। अब देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट जज बड़ा महत्वपूर्ण आदमी आपको नजर आ गया ना। अभी तक हम लोग सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज समझते थे, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है इसको ऐसे नहीं बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट जजेस को, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ये डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किए जाते हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है अपॉइंटेड बाय गवर्नर। कौन इनको अपॉइंट करते हैं? अपॉइंटेड बाय गवर्नर। लेकिन गवर्नर अपने मन से नहीं, इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, मतलब सब कुछ इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के साथ मिलकर के करेंगे। इनका पोस्टिंग भी, अपॉइंटमेंट तो छोड़िए, मैं इसी में एडिशन कर देता हूं, पोस्टिंग हो जाए, प्रमोशन हो जाए, जो भी करेंगे सब कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे, इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, मतलब ये गवर्नर की, ये आपके संविधान के आर्टिकल 233 में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कह रहा हूं। सब के सब क्या करेंगे? गवर्नर करेंगे, इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। ये ऐसे नहीं बनते। डिस्ट्रिक्ट जज बनना है अगर आपको, तो आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी के बारे में जरा देखें। कहते हैं एक तो पहले सर्विस में सेंटर स्टेट में नहीं होना चाहिए,
नॉट, तो आप लोग नहीं बन सकते, आप लोग सर्विस में हैं, आप बनेंगे तो रिजाइन करना पड़ेगा। नॉट इन सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कहीं भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होने चाहिए। कहते हैं जैसे कोर्ट में प्लीडर होते हैं, एक तरह का वकील ही है, छोटे टाइप के वकील, सरकारी वकील, ठीक है। तो कहते हैं एडवोकेट फॉर 7 ईयर्स हो, यहाँ 10 ईयर्स नहीं, एडवोकेट फॉर कितने, कहते हैं एडवोकेट फॉर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, और प्लीडर फॉर 7 ईयर हो, सरकारी वाला, ठीक है, प्लीडर फॉर 7 ईयर्स रहे हैं। इवन पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुछ भी इस तरह के हैं, पीपी वगैरह, तो वो सब भी 7 साल होना चाहिए एडवोकेट के रूप में, कहने का मतलब है। थर्ड, शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट। अब देखिए इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट कितना भारी पड़ा, शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट, मतलब मैंने शुरू में आपको कहा था ना, ये कंसल्टेशन नहीं सब कुछ है, तो हाई कोर्ट रिकमेंड करेगा तभी होगा, अदरवाइज गवर्नर नहीं करेंगे, ठीक है। आप उसमें देखेंगे इनका जो अपॉइंटमेंट होते रहता है, जो भी जुडिशियरी में आप अपॉइंटमेंट करेंगे, तो कहते हैं ना, जो चलिए अदर जजेज का देखते हैं, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जजेज का तो गवर्नर करेंगे, प्रमोट होके ही बनाते हैं नॉर्मली अनुभवी लोगों को। जो लोअर जुडिशियरी के जजेज हैं, चाहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो या कुछ भी हो, जो लोअर जुडिशियरी के जजेज हैं, लोअर जुडिशियरी जजेज, याद रखिएगा इनका जो रिक्रूटमेंट भर्ती होता है अलग से निकलता है। इनका देखेंगे कि कोई नहीं निकालते हैं, इनका कौन करते हैं, जो रिक्रूटमेंट है या कहिए अपॉइंटमेंट है, इन सब का अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर ही। किसके द्वारा, बाय गवर्नर। लेकिन गवर्नर करते कैसे हैं, तो कहते हैं इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट तो है, प्लस इन कंसल्टेशन विद एक और जुड़ जाएगा, इन कंसल्टेशन विद क्या है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वही निकालती है इनका, वो बोर्ड बना के देखिएगा जुडिशरी के करती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे पूछेंगे यहाँ पे भाई यही अपॉइंट करेगा, लेकिन हाई कोर्ट वाले उसमें घुसे रहेंगे, कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए, हाई कोर्ट का ही मेनली रहेगा कि हमको जज बनाने की नहीं। गवर्नर तो नाम मात्र अपॉइंटमेंट में, गवर्नर इज प्लीज टू अपॉइंट, हंसने के लिए रहते हैं बस, ज्यादा कुछ नहीं, ऑर्डर देने के लिए। ये भर्ती रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं, सिलेक्शन के बोर्ड में हाई कोर्ट वाले बैठे रहेंगे, उन्हीं का से रहता है। देखिए अब इनका जो लोअर जुडिशरी के ऊपर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का आर्टिकल 235 में ये पावर दिया गया है कि भाई हाई कोर्ट का क्या होगा, कंट्रोल होगा, कंट्रोल ओवर किस पर, सबऑर्डिनेट कोर्ट पर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, इसीलिए तो इनके ऊपर इतना कंट्रोल बना के रखता है। अब हाई कोर्ट मान ली डिस्ट्रिक्ट जजेज को लीव लेना हो, किससे लेगा लीव, अगर डिस्ट्रिक्ट जजेज डीजे को लीव चाहिए, इसका लीव किसके पास जाएगा, हाई कोर्ट के पास जाएगा। कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जुडिशियल कंट्रोल है, छुट्टी भी हाई कोर्ट से ग्रांट होके आएगा बेचारा, तब छुट्टी लेगा। चलिए लोअर जुडिशरी के मैकेनिज्म, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, और कैसे सेशन कोर्ट में नीचे के भी मुंसिफ कोर्ट हैं या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट जज के सामने आप अपील कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, ये सब आप जान गए। कोई क्वेश्चन आए यू कैन डू, हालांकि लोअर जुडिशरी से नहीं पूछा है अभी तक क्वेश्चन मेरी नजरों में, अगर पूछा हो तो आप लोग जरूर बताएंगे।
फिर भी आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। आइए आप चलते हैं अलग से जो मैंने रखा था ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स क्या है? ट्राइब्यूनल्स पूरी तरह जुडिशियल बॉडी नहीं है। ये कैसी बॉडी है? क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी, पूरी तरह जुडिशियल नहीं। क्यों पता है? जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेंट्रल लेवल पे के जो कैट हैं, जैसे दिल्ली प्रिंसिपल बेंच है, यहाँ पे भी डिवीजन बेंच देखेंगे, एक जुडिशियल मेंबर रहेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, रिटायर्ड सेक्रेटरी वगैरह रहेंगे। तो ये इनका क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और ये जो काम करते हैं ना, इनका मेन जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कोई दुख होता था पहले, कोई गुस्सा है, कोई उनको मान लीजिए एंगुस है, वो गुस्सा है, रिसेंटमेंट है, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कुछ नहीं पता होता था। तो ये आए डायरेक्टली नहीं है, ये कहां से आए? 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। कहां से जोड़ा गया? इंदिरा गांधी ने कहा 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया। ऐसा नहीं था कि पहले से था, और एक नया चैप्टर ऐड किया गया। एडेड कौन सा? 14A, पार्ट 14A। रोमन में भी लिख देते हैं हम, कई लोग कहते हैं रोमन में नहीं लिखे, X14A, ठीक है। कई लोग रोमन में नहीं समझते हैं, इसलिए मैं 14A डायरेक्ट लिखता हूं कि आपको ध्यान में रहे। इसको क्यों लाया गया? कहा गया भाई पर्पस क्या है इसे लाने का हमारा दो पर्पस है। यहाँ पे दो चीजें रखी गई। एक तो आर्टिकल 323A ऐड किया, 323 मिटा लेते हैं, रुकिए, इसे थोड़ा हटा के गलत डिजिट लिखा गया, 323A, और एक दूसरा जोड़ा गया 323B, 323B। ये कहा गया कि भाई देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है। कैसे? कहा कि ये पार्लियामेंट को इंपावर करता है, इंपावर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं। किसको इंपावर करता है? मैं दोबारा कह रहा हूं, क्वेश्चन यूपीएससी फंसा के पूछ देगी स्टेट लेजिस्लेचर का नाम लिख के। इंपावर पार्लियामेंट क्या करता है? कहते हैं टू एस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल, टू एस्टेब्लिश, क्या करना? कहा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। या ये क्या देखेंगे? कहा इनका मेन काम रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का क्या देखना? कहा डीलिंग विथ मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन, डीलिंग विथ मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब आप लोगों को अगर प्रमोशन ना मिले, ये ना मिले, कुछ भी ना मिले, अब आप इसके लेकर के कहां जा सकते हैं? रिक्रूटमेंट या सर्विस कंडीशंस के मैटर को लेके कैट में जा सकते हैं। पार्लियामेंट को जो एम्पावर किया था, पार्लियामेंट ने उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 पास किया। क्या पास किया? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट, ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। 1985 जो पास किया, उसमें क्या क्या कहा? भाई सेंटर लेवल के लिए कैट बनेगा,
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट लेवल के एम्प्लॉय के लिए सैट बनेगा। क्या बनेगा? स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये कैट हो या सैट हो, दोनों के ही जो चेयरमैन एंड मेंबर हैं, जो भी इनके चेयरमैन या मेंबर कौन अपॉइंट करेंगे, ये सब होंगे अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ना कि गवर्नर। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। लेकिन मैं कहूं, अगर सैट का केस है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अगर सैट का केस है, तो इसमें एक एडिशन कर दीजिए, इन कंसल्टेशन विथ गवर्नर। इन कंसल्टेशन विथ किससे? गवर्नर से भी पूछ लेंगे। लेकिन सिर्फ कैट का केस है अगर, तो गवर्नर से नहीं पूछना है। कौन अपॉइंट करेंगे? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। वहां गवर्नर से पूछने की क्या जरूरत है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर? कैट के जितने मेंबर या चेयरमैन होते हैं, सब कहां से अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सैट के जितने अपॉइंट होते हैं स्टेट के, वो भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन गवर्नर से पूछ करके करते हैं। अभी कैट के कितने बेंचेज हैं? शायद अभी नेट में चेक कर लीजिएगा। अभी टोटल कितने हैं? 19 बेंचेज हैं। जो मुझे ध्यान है, मैं पिछले की क्लास में भी मैंने 19 ही बताया था, तो 19 बेंचेज हैं। ठीक है। स्टेट में भी जहां जहां ये स्टेट के लिए भी सेंटर ही करेगी, ध्यान रखिएगा। एक प्रोविजन था कि ट्रिब्यूनल्स जब बना था, तो अच्छा, ये जो कैट है, कैट के बारे में थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट है, इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या क्या है पता है आपको? किसका केस डायरेक्टली सुनते हैं, बाय वे ऑफ अपील नहीं। अपील क्या, ये तो लॉ ट्रिब्यूनल ही है, तो सीधा सीधा लोग जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो आप सब हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज वाले, तो एक ऑल इंडिया सर्विस के हो गए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के हो गए, और सिविल पोस्ट अंडर डिफेंस, इसी में गवर्न होते हैं। सिविल पोस्ट अंडर डिफेंस, पोस्ट होल्डर जो भी हैं डिफेंस में। डिफेंस के अंदर जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनके लिए जो मैंने कहा, उनका अलग ट्रिब्यूनल होता है, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। आप देखेंगे एएफटी बोलते हैं, दिल्ली में भी उसका बेंच है। आप देखेंगे प्रिंसिपल बेंच है एएफटी का, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, जिसे आप कोर्ट मार्शल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब इसमें होते हैं। आइए, जो कैट का अपॉइंटमेंट ये प्रेसिडेंट करते हैं, ये एसीसी से होके जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ, ये जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ये एसीसी इनको देखती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट देखती है मैटर, जिसका नाम रिकमेंड करती है वही बनते हैं। ठीक है। एक ट्रिब्यूनल्स में एक प्रोविजन लगाया गया था कि जो जब ये बन के आया था, तो सैट या कैट, जो भी कैट हो या सैट हो, कहा इनके जो ऑर्डर होंगे, ये ऑर्डर डायरेक्ट कहां जाएंगे? कहा इनका जो डिसीजन होगा, ये डिसीजन कहां चैलेंज किए जाएंगे? डिसीजन ऑफ कैट सैट जो भी है, कहा कैन बी चैलेंज्ड ओनली बिफोर, शुरू में रूल में यही लिखा हुआ है, ओनली बिफोर सुप्रीम कोर्ट। मतलब कहा सुप्रीम कोर्ट से नीचे नहीं। हाई कोर्ट को तो टरका दिया, कहा ये देखेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाएंगे। बाद के डेट में जब 1997 में एल चंद्र कुमार मामला, इस केस को याद रखिएगा, नाम कभी पूछ दे तो, एल चंद्र कुमार केस सुन रहा था 1997 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार सब कैट में तो सब चले जाते हो, अब कैट में घोड़े गधे सब बैठे हैं, कुछ भी जजमेंट दे देते हैं, लेके आ जाते हो।
कहा भाई आप पहले कहाँ जाना होगा, कहा पावर ऑफ जो जुडिशियल रिव्यू है, कि भाई देखेंगे जुडिशियल रिव्यू ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर कोई चीज हो गया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और ये जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है, दिस पावर ऑल्सो वेस्ट विथ हाई कोर्ट। तो कहा कि ये जो पावर है ऑल्सो वेस्ट विथ हाई कोर्ट। तो कहा भाई पहले आप कहाँ जाइए, हाई कोर्ट को क्यों छोड़ के आ जाते हैं, जब हाई कोर्ट में भी जुडिशियल रिव्यू का पावर है और ये जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो फिर हाई कोर्ट को तरफ क्यों आ जाते हैं। इसलिए तब से जो कैट डिसीजन है वो कहाँ पहले चैलेंज होता है, चैलेंज फर्स्ट बिफोर हाई कोर्ट, चैलेंज फर्स्ट बिफोर हाई कोर्ट। तो ये थे हमारे लोअर जुडिशियरी ट्राइब्यूनल्स के बारे में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम इतना ही रख रहे हैं, लोअर जुडिशियरी में अपने इतना, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, आउटसाइड नहीं जाएगा। हम लोग जब आगे वापस कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेंगे, कल से हम लोग अब थोड़ा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पेंशन पढ़ के, बचा हुआ पेंशन कंप्लीट करके पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और एमओपी पे हम चल रहे हैं। तो कल से हम चलेंगे, साथ साथ याद रखिएगा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि मैंने कहा है, हम 2-4 क्लास और बाद में कर लेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस प्लस पंचायती राज, ठीक है, इसका आप लोगों को करवाया जाएगा। क्वेश्चन पूछते हैं पंचायती राज से भी, सेंटर स्टेट रिलेशन से भी, कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो कल के क्लास से हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर चलेंगे। चलिए अब आप लोगों का कोई आज की क्लास से कोई क्वेश्चन